अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन विद सनिया। आज हम सुल्तान तैमूर के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा शख्स जो दुश्मनों के लिए डर का सबब और अपनी फ़ौज के लिए जीत का राज था। उसके फातेह, चालाकियाँ और जुल्म सब इतिहास के पन्ने हिला देती हैं। तो स्टे ट्यून्ड टिल देन बिकॉज द स्टोरी ऑफ सुल्तान तैमूर इज मोर अमेजिंग। अमीर तैमूर, जो आमतौर पर तमन्नम के नाम से मशहूर है, चंगेज़ खान की औलाद में से था। इसका बाप अमीर तरफ़ी मावल-अल-नास में तुर्कों के एक कबीले का सरदार था। अमीर तैमूर 1336 ईस्वी में समरकंद से 50 मील जनूब में बमकाम कैश पैदा हुआ। 33 साल की उम्र में चुगताई तुर्कों ने इसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया। इसके बाद इसने मुसलसल जंगों और फतूहात का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले इसने ईरान का रुख किया, जहाँ इस वक्त खाना जंगी बर्पा थी। वहाँ के कमज़ोर हालात से फ़ायदा उठाते हुए तैमूर ने शाह मुज़फ़्फ़र को ख़त्म करके ईरान पर कब्ज़ा कर लिया। इसने उस्मानी तुर्कों को भी शिकस्त दी और इनके बाद दीगर बड़ी बड़ी हुकूमतों से भी टक्कर लेने की ठानी। चुनांचे वो अपने तुर्क सिपाहियों और सवारों के साथ ख़ुज़स्तान, तुर्किस्तान, ईरान, जॉर्जिया, मेसोपोटामिया, एशिया कोचाक और रूस और साइबर एरिया के कई इलाकों को तख्तो-तराश करता हुआ अफ़गानिस्तान के नज़दीक आ पहुंचा। यहाँ पहुंचकर इसने हिंदुस्तान पर हमलावर होने का इरादा किया। तैमूर के हमले की तय में इसके मजहबी एहसासात का भी हाथ था। वो यहाँ पर मजहब इस्लाम को फैलाना चाहता था और इस मामले में से अपने तमाम साथियों और उलमा की ताईद माउनत हासिल थी। इसने हिंद पर हमला करने से बेशतर खुद अपने इरादों को ज़ाहिर करने की खातिर अपने तमाम साथियों उलमा की एक मजलिस में तकरीर करते हुए कहा, हिंदुस्तान पर हमला करने से मकसद मेरा ये है कि वहाँ के लोगों को मशरफ़ बा-इस्लाम किया जाए और हिंदुस्तान को कफ्र और शिर्क की अलाई से पाक और साफ़ किया जाए। मेरी ख्वाहिश है कि हम सब खुदा की राह में गाजियों और मुजाहिदों की ज़िंदगी इख्तियार करें। बाज़ तारीख़दानों के ख्याल के मुताबिक हिंदुस्तान की दौलत भी तैमूर और इसके साथियों को हिंद पर हमला करने की तरफ राग़िब कर रही थी। इस वक्त मुल्क की सियासी हालात भी बहुत कमज़ोर थी। मुल्क की अंदरूनी इब्तिदाई का ये आलम था कि इस वक्त सल्तनत दिल्ली के दो बादशाह थे। इनमें से एक नासिरुद्दीन महमूद शाह फ़िरोज़ शाह तुगलक का परपोता दिल्ली के कदीम शहर में हुकूमत करता था और दूसरा नुसरत शाह फ़िरोज़ शाह तुगलक का पोता दिल्ली से बाहर हुकूमत के लिए मुतफ़र्रिक़ फ़िरोज़ाबाद में डटा बैठा था। ये दोनों बराए नाम बादशाह थे और शतरंज के बादशाहों से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते थे। इन दोनों की अफ़वाज की आपस में झड़पें होती रहती थीं। असल इक़्तिदार चंद उमरा के हाथ में था, जिनमें से मलो इकबाल और मकरब खान बहुत मशहूर थे। वो अपने साथी अरूज की खातिर सियासी जोड़तों और जमात बंदी करते रहते थे। अमीर तैमूर के हमले की खबर ने भी इन्हें इस महलक मुश्किल से बाज न रखा और इन्होंने सियासी होशामंदी से काम न लिया। अमीर तैमूर ने इस मुल्क के अंदरूनी हमले से पूरा फ़ायदा उठाने की ठानी। तैमूर के हमले 1398 ईस्वी में अमीर तैमूर ने अपने परपोते पीर मोहम्मद को, जो कि काबिल का कमांडर, बनाकर रवाना किया था ताकि वो बाकी लश्कर के लिए रास्ता साफ करे। पीर मोहम्मद ने दरियाए सिंध को अबूर करके 6 माह के अंदर फरवरी 1398 ईस्वी तक ऊच और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तैमूर खुद भी रवाना हुआ और 52,000 सवारों के साथ दरियाए सिंध को पार करके लाहौर जा पहुंचा। लाहौर के गवर्नर मुबारक खान ने इसका मुकाबला किया, लेकिन शिकस्त खाकर तैमूर के रास्ते से हटना पड़ा। तैमूर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता हुआ चनाब के करीब पीर मोहम्मद से मिला। मुत्तहद होकर दोनों ने मिलकर खोखरों के सरदार जसरत को शिकस्त दी और इसकी राजधानी तलम्बा पर कब्जा कर लिया। जसरत गिरफ्तार हुआ, लेकिन 2 लाख रुपए लेकर के रिहा कर दिया गया। तैमूर ने इसके बाद ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए पाकपतन की तरफ बढ़ा। वहाँ के लोग ने पीर मोहम्मद की फ़ौजी दस्तों को कत्ल कर दिया, जिससे वो सरसरमियाँ खौफज़दा होकर बेकनार की तरफ भाग निकले। बाज़ तारीख़दानों के मुताबिक राजा दौल चंद ने तैमूर का मुकाबला किया, जबकि कुछ के ख्याल में इन्होंने बगैर मुकाबला हथियार डाल दिए। तैमूर ने मुसाफिर कबूली और पाकपतन के कत्ल का बदला लेने के लिए यहाँ 10,000 अफराद को कत्ल किया और कई इमारतों को तबाह और बर्बाद कर दिया। नेज़ काफ़ी दौलत भी हासिल की। इसके बाद वो सरस्वती, फतेहाबाद और केमल से गुजरता हुआ पानीपत के रास्ते दिल्ली के करीब पहुंचा। अमीर तैमूर की अपनी सोना हयात के मुताबिक दिल्ली पहुंचने तक 1 लाख काफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो लश्कर के साथ थे। तैमूर के सरदारों ने मशवरा दिया कि इतनी बड़ी तादाद को कत्ल या छोड़ देना मुनासिब नहीं, लेकिन तैमूर ने 15 हिंदुओं को कत्ल कर दिया।
12 दिसंबर 1398 ईस्वी को सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक और इनका वजीर फौज लेकर तैमूर से मुकाबले के लिए आए। इनकी फौज में 40,000 सवार, 10,000 प्यादा सिपाही और 100 हाथी शामिल थे। अगरचे दिल्ली की फौज मजबूत थी, तैमूर ने अपनी हिकमत अमली और जंगी चालाकियों से इन्हें शिकस्त दे दी। सुल्तान महमूद और इनके हवारी दिल्ली छोड़कर फरार हो गए और शहर तैमूर के कब्जे में आ गया। तैमूर ने अगले दिन दरबार आम मुनक्कद किया, जिसमें दिल्ली के उलमा, उमरा और शहरियों ने शिरकत की और इसे तोहफ़े पेश किए। अवाम ने दरख्वास्त की कि हमला आवर शहरियों पर मज़ीद जुल्म न करें, तो तैमूर ने एक बड़ी रकम लेकर इस शर्त को मान लिया और फौजियों को हुक्म दिया कि शहर में लूट मार न करें। लेकिन चंद तैमूरी सिपाहियों और अवाम के दरमियान तसादुम हुआ और कुछ सिपाही मारे गए। ये खबर सुनकर तैमूर की फौज मुश्तइल हो गई और दिल्ली में कत्ल आम शुरू हो गया। शहर को लूटा गया, इमारतें तबाह हुईं और 5 दिन तक ये कैफियत जारी रही और कत्ल आम में तकरीबन 1 लाख अफराद, जिनमें बुजुर्ग, सैयद और उलमा शामिल थे, हलाक हो गए। इसके बाद फिरोजाबाद में दरबार मुनक्कद हुआ और तैमूर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। तैमूर दिल्ली में 10 दिन क़याम के बाद बेशुमार माल गनीमत अपने साथ लेकर वतन रवाना हुआ। माल गनीमत में मर्द, औरत, बच्चे, दस्तकार, मेमार और दीगर शामिल थे। तैमूर दिल्ली से निकलकर मेरठ पहुंचा, जहां लोगों ने मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार तैमूर ने वहां भी लूट मार की और दौलत जमा करके आगे बढ़ा। इसके बाद तैमूर ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के इरादे से बुधवार की तरफ रुख किया, जहां मंदिरों और बुतों को मिस्मार किया। फिर तैमूर और पीर मोहम्मद ने चौलक की पहाड़ियों और दुश्वार गुजार वादियों से गुजरते हुए मकरकोट पर हमला किया और बहुत सा माल गनीमत हासिल किया। इसके बाद जम्मू पहुंचा, जहां के राजा ने शिकस्त खाकर इस्लाम कबूल किया और कश्मीर का राजा भी मुत्तई हो गया। 6 मार्च 1399 ईस्वी को तैमूर ने अपना अलविदाई दरबार मुनक्कद किया। खतर खान सैयद को अपने नायब मुकर्रर किया और 19 मार्च 1399 ईस्वी को दिल्ली पर दोबारा हमला करके इसे तख्त-ओ-ताज करने के बाद समरकंद रवाना। तैमूर के हमले का मकसद कोई सल्तनत कायम करना नहीं था, बल्कि सिर्फ माल और दौलत लूटना था। इसलिए इसने यहाँ कोई मुनज़्ज़म हुकूमत कायम नहीं की। लूट मार करने के बाद वापस चला गया। तैमूर के हमले से लाखों बेगुनाह अफराद मारे गए। इनकी सड़ी हुई लाशों की बदबू से बीमारी फैल गई। 2 माह के अंदर तकरीबन सारा दिल्ली ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि इंसान और जानवर दोनों नहीं बचे। तैमूर ने जानी नुकसान के अलावा अपने हमलों और आग लगाने की वजह से फसलों और किला को तबाह कर दिया। जहाँ वो गुज़रा, वो इलाके कई सालों तक बंजर रह गए और ज़राअत मुमकिन नहीं हुई। ज़मीन की खाक उड़ाने और आग लगाने से कहत आया और बेशुमार लोग भूख से मर गए। तैमूर के जाने के बाद भी लोगों के दिलों से इसकी दहशत ख़त्म नहीं हुई और वो खौफ में मुब्तला रह गए। इसकी वजह से लोग आम जिंदगी और कारोबार से दूर रहने लगे और तरक्की की राहें रुक गईं। तैमूर जिस शहर में दाखिल होता, वहाँ खून रेज़ी और लूट मार के अलावा बड़ी इमारतें तबाह हो जाती थीं। इस वजह से कई शहर अपनी अज़मत और शान से महरूम हो गए। बिलखुसूस दिल्ली की रौनक अगली मुग़ल सल्तनत के आने तक ख़त्म रही। लेन पोल लिखता है, अरूज़ दिल्ली मुग़ल हुक्मरानों की आमद तक आराइश और ज़िबाइश से बेगाना रही। शुमाल हिंद में बेचैनी और बदअमनी फैल गई। इसका फ़ायदा उठाते हुए बाज़ मुफीद और शोर पसंद लोग मुल्क के हालात को मज़ीद ख़राब कर देते। तैमूर के हमले की वजह से ताल्लुकात और ख़ानदान का बरहम भी ख़त्म हो गया। डॉक्टर वी समात लिखते हैं कि तैमूर के हमले ने तमाम हुकूमत निज़ाम को बर्बाद कर दिया। दिल्ली के इलाके का निज़ाम बिखर गया और बहुत से इलाके जैसे जौनपुर, बंगाल, गुजरात, मालवा, पंजाब, सिंध, काना, बयाना, काली, महोआब वगैरह खुद मुख्तार हो गए। तैमूर अपने दारुल खिलाफा में मुख्तलिफ इमारतें तामीर करवाने के लिए बहुत से हुनरमंद और कारीगर ले गया, जिससे मुल्क की सन्नत, खराफत और दीगर फ़नून कमज़ोर हो गए। तैमूर के हमले से बरसगीर के तजारती और सकाफ़ती ताल्लुकात दोबारा वसाती एशिया के साथ कायम हो गए, जो इससे पहले कुछ अरसे के लिए मुनक़ता हो चुके थे। तैमूर ने खिज़र खान को पंजाब पर अपना नायब मुकर्रर किया था। इसके जाने के बाद खिज़र खान को इक़्तिदार बढ़ा और दिल्ली तक फैल गया और आखिरकार एक नया ख़ानदान कायम हुआ, जो तारीख़ में ख़ानदान सआदत के नाम से मशहूर। ख़ानदान तुगलक के ज़वाल।
خاندان تغلق نے 1320 سے 1412 تک حکومت کی۔ اس خاندان کے کل 8 بادشاہ تھے۔ پہلے بادشاہ غیاث الدین تغلق 1320 عیسوی سے 1325 عیسوی تک اور آخری بادشاہ نصیر الدین محمود تغلق 1413 عیسوی تھا۔ اس خاندان کی کچھ زوال کی یہ وجوہات پیدا ہوئی تھیں کہ خاندان تغلق کو محمد بن تغلق کے منصوبوں کی ناکامی اور اس کی سخت روی، ظلم اور انتہائی پسندی سے بہت نقصان پہنچا تھا۔ اس کے متنوع منصوبوں کی ناکامی نے عوام کے دلوں سے حکومت کا اعتماد ختم کر دیا تھا۔ محمد بن تغلق کی ضد، خودسری اور سختی کی وجہ سے عوام اور صوفیاء کرام، افسران حکومت سب ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ ابتدائی انصاف کے بعد اس کے ظلم نے بغاوتوں کو جنم دیا تھا۔ اس نے خود لکھا کہ سلطنت میں فساد ہر طرف پھیل گیا تھا۔ فیروز شاہ تغلق نے اپنی پیش روی کی غلطیوں سے سبق حاصل کیا اور نرمہ روی اختیار کیا تاکہ عوام، علماء اور امراء ناراض نہ ہوں۔ لیکن اس کی نرمی پالیسی کی وجہ سے امراء اور علماء حکومت میں دخل اندازی کرنے لگے، جس سے حکومت کا وقار ختم ہو گیا۔ تغلق خاندان کے دور میں جاگیرداری کا نظام دوبارہ نافذ کیا گیا تھا۔ ہر جگہ جاگیرداری کو اپنی فوج رکھنے کی اجازت دی گئی۔ سلطان فیروز شاہ کے دور میں جاگیری فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی۔ بعد کے حکمرانوں پر اس نظام نے بہت نقصان پہنچایا کیونکہ بڑے جاگیردار خود مختار ہو گئے تھے اور مرکزی حکومت کی بات نہیں ماننے لگے تھے۔ فیروز شاہ نے فوجی قوت کو کمزور کر دیا تھا۔ ضعیف اور کمزور فوجیوں کو بھی برقرار رکھا گیا اور اگر کوئی فوجی ضعیف ہو جاتا تو اپنے بیٹے یا غلام کو مقرر کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے فوج میں جذبہ کم ہو گیا اور لوگ آرام طلب ہو گئے۔ فیروز شاہ کے دور میں دفتر کی کارکردگی اور حساب کتاب میں بہت کمی تھی۔ افسر اور ملازمین اپنے کام میں لاپرواہی کرتے تھے۔ رشوت عام ہو گئی تھی۔ فوج کے سپاہیوں اور ساز و سامان کی سالانہ جانچ ایک تماشا بن گیا تھا، کیونکہ رشوت کے ذریعے لوگ جانچ سے بچ رہے تھے۔ مسلمان جو برصغیر میں آئے تو وہ محنتی اور چست تھے، لیکن دولت، آسان زندگی اور حکومت کے نشے نے ان کی جسمانی طاقت، اخلاق اور مستعدی اخلاق وغیرہ کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ آرام طلب، عیش پرست اور کم محنتی ہو گئے۔ فیروز شاہ کے بعد خاندان میں کوئی طاقتور اور مضبوط حکمران نہ آیا۔ جانشینوں کی نالائکی اور خانہ جنگوں نے ملک میں بدامنی پھیلائی اور بہت سے صوبے خود مختار ہو گئے۔ فیروز شاہ نے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ غلام جمع کیے۔ ان کا وجود بعد کے حکمرانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا کیونکہ وہ شاہی خاندان کے اندرونی جھگڑوں میں ملوث رہے اور خانہ جنگی میں حصہ لیتے رہے۔ امیر تیمور کا حملہ خاندان تغلق کی تباہی کا سب سے بڑا اور آخری سبب تھا۔ تغلق سلطنت بہت وسیع تھی۔ شمالی ہند کے علاوہ دکن بھی شامل تھا۔ سلطنت کے دور دراز علاقوں پہ کامیابی سے حکومت کرنے کے لیے بہتر آمدورفت کے ذریعے کی ضرورت تھی، لیکن وہ موجود نہ تھے۔ اسی وجہ سے ورنگل، بنگال، دکن وغیرہ کے علاقے آزاد ہو گئے۔ ہر صوبے کے گورنر کو اپنی فوج اور خزانہ رکھنے کی اجازت تھی۔ اس کی وجہ سے صوبے خود مختار ہو جاتے اور کمزور حکمرانوں کے لیے ان پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ ہندو اور مسلم دونوں میں قبائلی اور قومی تعصب سلطنت کے لیے نقصان دہ تھا۔ ہندو خاص طور پر اپنی حکمرانی کے ختم ہونے پر ناراض ہو جاتے اور بغاوت کرتے۔ مسلمانوں میں بھی قبائلی تعصب کے باعث اتحاد نہ رہا۔ منگولوں کے بار بار حملے نے حکمران خاندان کو کمزور کر دیا۔ ان کے مقابلے کے لیے خزانے سے بہت وسائل استعمال کرنے پڑے اور اندرونی مسائل پہ توجہ کم ہو گئی۔ سلطنت دہلی کا کوئی مستقل سیاسی آئین یا قانون نہ تھا، پر بادشاہ کی ذات پر سب کچھ منحصر تھا۔ اسی سازش اور بغاوت سے حالات خراب ہو جاتے تھے۔ تاج و تخت کی وراثت کے لیے کوئی واضح قانون نہ تھا۔ ہر حکمران کی موت پر تخت کے لیے لڑائیاں ہوتی تھیں جو خاندان کی بنیاد کمزور کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر 1398 عیسوی میں دہلی میں 2 بادشاہ ایک ساتھ حکومت کر رہے تھے، ناصر الدین محمود شاہ اور نصرت شاہ۔ امیر تیمور کا حملہ خاندان تغلق کی تباہی کا سب سے بڑا اور آخری سبب تھا۔ اسی حملے نے دہلی کی حکومت کو تباہ کر دیا۔ مرکزی حکومت کا نظام بکھر گیا اور جون پور، بنگال، گجرات، مالوا، پنجاب، سندھ، سانا کالی اور دکن کے علاقے آزاد ہو گئے۔ Thanks for watching. If you enjoyed this journey, don't forget to like, share and subscribe because more amazing stories from history are on the way. Stay curious, stay inspired, and I'll see you in the next video.